नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एमएमआर का लक्ष्य हुआ पूरा। एमएमआर में हुई 83% की कमी। एसडीजी 3 है स्वास्थ्य से संबंधित। कनाडा ने यूएसए को डब्ल्यूटीओ में घसीटा। टैरिफ विवाद का है मुद्दा। देशों के बीच व्यापार नियमों से डील करता है डब्ल्यूटीओ। और जन औषधि की तर्ज पर पशु औषधि लॉन्च। पशुओं को मिलेंगी जेनरिक दवाएं। किसान समृद्धि केंद्र करेंगे दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लिए आ रही है एक अच्छी खबर। दरअसल इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के एमएमआर यानी मातृत्व मृत्यु दर के लिए तय किए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ध्यान रखिए, 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या एमएमआर कहलाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर एमएमआर को 100 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ एमएमआर में 83% की कमी दर्ज की है। भारत ने ये कमी 1990 से 2020 के दौरान दर्ज की है, जबकि वैश्विक स्तर पर एमएमआर में 55% की कमी दर्ज की गई है। इसी दौरान इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर में 69% की कमी दर्ज की गई है। देखिए, मातृत्व मृत्यु किसी भी क्षेत्र की महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का मापक होती है। WHO के अनुसार मातृत्व मृत्यु का मतलब है किसी गर्भवती महिला की मौत या प्रसव के 42 दिनों के अंदर या गर्भधारण से जुड़े किसी कारण की वजह से या उसके प्रबंधन की वजह से होने वाली मौत। ध्यान रखिए कि एसडीजी 3 सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित है। वहीं सतत विकास लक्ष्य 3.1 के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर एमएमआर को 70 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है और जल्द ही भारत एसडीजी का भी ये लक्ष्य पूरा कर लेगा। ब्राजील की नेशनल काउंसिल फॉर एनर्जी पॉलिसी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। साल 2023 में ब्राजील को ओपेक की तरफ से सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब जाकर ब्राजील की तरफ से इसे फाइनल किया गया है। ब्राजील ने साफ किया है कि ब्राजील ओपेक निर्णय लेने जैसे मुद्दों में शामिल नहीं होगा। ब्राजील इसमें चार्टर ऑफ कोऑपरेशन तक ही सीमित रहेगा, जिसमें इंडस्ट्री संबंधित मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। ब्राजील के ओपेक में शामिल होने के निर्णय की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि नवंबर 2025 में ब्राजील को यूएन की COP 30 की मेजबानी करनी है। इस कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है और ओपेक तेल उत्पादन करने वाले देशों का समूह है। जीवाश्म ईंधनों के चलते होने वाला प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन ब्राजील ने कहा है कि तेल उत्पादन ब्राजील की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है और ब्राजील अब इसे स्वीकारने में कोई शर्म नहीं दिखाएगा। ब्राजील दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक आउटपुट में 4% की हिस्सेदारी रखता है। बीते साल ब्राजील के निर्यात में ऑयल सबसे बड़ी कमोडिटी के तौर पर उभरा है। देखिए, ओपेक से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संस्था है और इसका गठन हुआ था 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के जरिए। इसके संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। 5 संस्थापक सदस्यों को बाद में कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो इसमें शामिल हुए थे। इक्वाडोर ने ओपेक में अपनी सदस्यता जनवरी 2020 में खत्म कर दी। इंडोनेशिया ओपेक से साल 2016 से बाहर हो गया है। कतर 2019 में और अंगोला 2024 से ओपेक से बाहर है। इस तरह ओपेक में वर्तमान में 12 सदस्य देश शामिल हैं। ब्राजील ने इसे अभी अप्रूव किया है। पूर्ण सदस्य बनने की कुछ फॉर्मेलिटीज अभी बाकी हैं, इसलिए ब्राजील को इन 12 सदस्यों में काउंट नहीं करना है। शुरुआत के 5 सालों में ओपेक का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था, जिसे बाद में ऑस्ट्रिया के वियना में शिफ्ट कर दिया गया। इसका मकसद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को फेयर और स्टेबल रखने के लिए सदस्यों के बीच पेट्रोलियम से जुड़ी नीतियों में एक रूपता रखना है। ओपेक में किसी देश को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए सभी संस्थापक सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव।
सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाए थे। अब कनाडा ने इसका जवाब WTO में दिया है। हाल ही में WTO ने पुष्टि की है कि कनाडा ने USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में की गई वृद्धि को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कनाडा के मुताबिक USA द्वारा लगाए गए टैरिफ्स अनजस्टिफाइड हैं। इससे पहले चीन भी USA के टैरिफ्स के खिलाफ ही WTO में मोर्चा खोल चुका है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने USA के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी पारी की शुरुआत 20 जनवरी 2025 को की है। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहला गिफ्ट अपने पड़ोसियों मैक्सिको और कनाडा को ही दिया। मैक्सिको और कनाडा को USA ने 25% टैरिफ से नवाजा। USA का आरोप है कि ये दोनों देश USA में इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जिम्मेदार हैं। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि कनाडा इस शिकायत के लिए WTO ही क्यों गया? तो आपको बता दें कि WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों से डील करने के लिए जिम्मेदार है। USA के टैरिफ जैसे मुद्दों को वैश्विक स्तर पर यही संस्था डील कर सकती है, इसलिए चीन समेत कनाडा जैसे देश यहीं अर्जी लगा रहे हैं। यह संस्था सभी के लाभ के लिए ओपन ट्रेड यानी खुला व्यापार की वकालत करती है। WTO के मुताबिक वे व्यापार के जरिए लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का काम करते हैं। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए WTO में 166 सदस्य देश हैं। इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारत 1 जनवरी 1995 से इसका सदस्य है। WTO के डायरेक्टर जनरल नागोंजी ओकोंजो-इवेला हैं। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाली नागोंजी ओकोंजो-इवेला इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन है। केंद्र सरकार ने जन औषधि के तर्ज पर पशु औषधि लॉन्च की है। दरअसल यूनियन कैबिनेट ने लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP में कुछ बदलावों को मंजूरी दी है। अब इस प्रोग्राम के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जेनेरिक पशु दवाएं मुहैया कराई जाएंगी। LHDCP के लिए वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 3880 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। पशु औषधि को LHDCP के एक कंपोनेंट के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये प्लान जनऔषधि की तर्ज पर ही तैयार किया गया है। इसके तहत PM किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से पशुओं के लिए जेनेरिक दवाएं मुहैया कराई जाएंगी। देखिए, किसान समृद्धि केंद्र कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप का काम करता है। भारत सरकार ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर मौजूद फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स को मॉडल फर्टिलाइजर शॉप्स में तब्दील किया है। इन्हें ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र नाम दिया गया है। ये केंद्र एग्री इनपुट्स, मिट्टी और बीज की टेस्टिंग फैसिलिटीज और सरकारी योजनाओं के संबंध में सूचनाएं मुहैया कराते हैं। योजना के तहत पशु चिकित्सा के पारंपरिक ज्ञान को भी रिवाइव करने की बात कही गई है। इस नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ध्यान रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स काम करता है और इसी के तहत भारत सरकार ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत जो आउटलेट खोले गए हैं उन्हें ही जन औषधि केंद्र कहा जाता है। इन केंद्रों पर किफायती दामों में जेनेरिक मेडिसिन मुहैया कराई जाती है। ये योजना इंसानों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाएं मुहैया कराने के मकसद से काम करती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है गावी, GAVI। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है गावी। ये दुनिया में फैली खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन में मदद करता है। इस अलायंस में विकासशील देश, डोनेशन वाले देश, WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक, तकनीकी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य निजी क्षेत्र के सहयोगी शामिल हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ शहरी विकास के लिए C3 यानी सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी शुरू किया है। यह गठबंधन शहरों के बीच सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा। इसका मुख्य मकसद कचरा प्रबंधन, संसाधनों का सही उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना है। भारत ने प्रो प्लैनेट पीपल दृष्टिकोण अपनाया है जो कि 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पर जोर देता है। जयपुर में हुए कार्यक्रम में सरकार ने CITIIS 2.0 यानी सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे 14 राज्यों के 18 शहरों को फायदा होगा और ये परियोजनाएं अन्य शहरों के लिए मिसाल बनेंगी।
अमेरिकी सरकार ने क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की घोषणा की है। यह एक राष्ट्रीय डिजिटल संपत्ति भंडार होगा जिसे केंद्रीय नियमों के तहत प्रबंधित किया जाएगा। इसमें 5 प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, सोलाना और कार्डानो शामिल होंगी। इसका मकसद क्रिप्टो करेंसी को अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना है। यह पहल उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे पेट्रोलियम के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया गया था। सरकार का मानना है कि डिजिटल संपत्ति रखने से आर्थिक जोखिम कम होगा और देश का आर्थिक पोर्टफोलियो मजबूत होगा। साथ ही क्रिप्टो करेंसी मुद्रास्फीति और पारंपरिक बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम कर सकती है। यह कदम अमेरिका को डिजिटल अर्थव्यवस्था में नेतृत्व बनाए रखने में मदद करेगा। चीन और जापान के शोधकर्ताओं ने नियोबियम डिसेलेनाइड में बोस मेटल जैसे गुणों की मौजूदगी की खोज की है। बोस मेटल एक अनोखी क्वांटम अवस्था है जिसमें कूपर पेयर यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े तो बनते हैं लेकिन वे सुपर कंडक्टिंग अवस्था में नहीं रहते। यह पारंपरिक धातुओं से अलग होता है क्योंकि इसकी चालकता का स्तर 0 और अनंत के बीच रहता है, खास करके जब इसे लगभग 0 तापमान तक ठंडा किया जाता है। हालांकि अभी इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है क्योंकि प्रयोगों के लिए तापमान, चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ की मोटाई को बेहद सटीक रूप से नियंत्रित करना पड़ता है। वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि यह एक अलग क्वांटम अवस्था है या फिर सिर्फ एक ट्रांजिशनल फेज है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्वींसलैंड और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स की ओर बढ़ रहा है और श्रेणी 3 तक तीव्र हो सकता है। मौसम विभाग ने 120 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, समुद्री लहरें और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके चलते ब्रिस्बेन के 20,000 घरों में बाढ़ का खतरा है, विशेषकर निचले इलाकों जैसे कि गोल्ड कोस्ट के नहर क्षेत्रों में। यह चक्रवात असामान्य रूप से दक्षिण में गर्म पानी और कम हवा के कारण मजबूत हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के तहत शुरू की जा रही है, जिसका मकसद ग्राम पंचायतों में महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और समान अवसर सुनिश्चित करना है। देश भर से लगभग 350 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी इसमें भाग लेंगे। इस पहल के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन और पंचायतों की प्रगति ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत की अवधारणा और सफल उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 8 मार्च 2025 को पूरे देश में महिला ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे यह पहल जमीनी स्तर पर लागू होगी। भारत सरकार ने 99% शुद्धता से कम वाली प्लैटिनम मिश्र धातु के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मकसद सोने की चोरी छिपे आयात को रोकना है, क्योंकि कुछ आयातक प्लैटिनम में बड़ी मात्रा में सोना मिलाकर टैरिफ शुल्क का लाभ उठा रहे थे। अब ऐसे मिश्र धातु के आयात के लिए DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय से अनुमति लेनी होगी। हालांकि 99% या अधिक शुद्ध प्लैटिनम मिश्र धातु का आयात बिना रोक टोक जारी रहेगा, ताकि ज्वेलरी और उद्योगों की आपूर्ति प्रभावित न हो। यह कदम भारत UAE व्यापार समझौते के तहत प्लैटिनम, सोने आदि के शुल्क मुक्त आयात से उत्पन्न चिंताओं के बाद उठाया गया है। अक्टूबर 2024 में भारत ने UAE से चांदी, प्लैटिनम मिश्र धातु के बढ़ते आयात पर आपत्ति जताई थी। आइए देखते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, 2025 में COP30 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? ब्राजील, UAE, इंडोनेशिया या फिर मिस्र? और अगला सवाल है, भारत ने C3 यानी सिटीज कोalition फॉर सर्कुलरिटी लॉन्च किया है। यह संबंधित है शहरी क्षेत्र के सतत विकास से, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने से, समाज में समानता को बढ़ावा देने से या फिर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, बायोफ्यूल के उत्पादन में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? सही जवाब है विकल्प C यानी तृतीय। और दूसरा प्रश्न था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यह संस्था दुनिया भर में भूख मिटाने के लिए काम करती है। हाल ही में USA द्वारा यूसेट की फंडिंग रोकने के चलते इस संस्था के ऑपरेशंस भी प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऊपर दिए गए पद से संबंधित है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, द हंगर प्रोजेक्ट? सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।